हाय एवरीवन, वेलकम टू दी एपिसोड 13। तो आज हम लोग रूट वर्ड कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है हमारा ए बी एब। तो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम। इसका एक और मतलब होता है नॉट। तो हम लोग दोनों कवर कर लेंगे। तो पहला ए बी पे आ जाओ। ए बी से एक वर्ड आता है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है टू टेक समवन अवे बाय फोर्स और थ्रेट, टिपिकली फॉर इलीगल पर्पस। इट्स ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किडनैपिंग। तो एबडक्ट मतलब हुआ किसी को बाय फोर्स, थ्रेट, बाय फोर्स और थ्रेट किसी को टिपिकली इलीगल पर्पस के लिए ले जाना। मतलब कि ये किडनैपिंग के सेंस में होता है, किसी को मार के, डरा के, धमका के, ऐसा उठा के ले जाना। दैट इज एबडक्ट। तो ये किडनैपिंग का सेंस देता है। एग्जाम्पल देखो। द पुलिस लॉन्च्ड The police launched a search after a child was abducted from the playground by a stranger. तो पुलिस ने लॉन्च सर्च स्टार्ट करा आफ्टर अ चाइल्ड वाज abducted, जब चाइल्ड को किडनैप कर लिया गया प्लेग्राउंड में स्ट्रेंजर के द्वारा। ठीक है। सेकेंड वर्ड है हमारा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल, जो कुछ ऐसा जो कि नॉर्मल से डेविएट करता हो, कुछ ऐसा जो यूजुअल नहीं हो। ठीक है। तो दैट इज एबनॉर्मल। एग्जाम्पल देखो। The doctor noticed an abnormal growth on the patient X-ray which required further examination. डॉक्टर ने पेशेंट के एक्सरे में एक एबनॉर्मल ग्रोथ नोटिस करा जो एक फर्दर एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड करता है। ठीक है। नाउ कम टू सेकंड। ए बी का अब दूसरा सेंस है नॉट का सेंस। ठीक है। तो ए बी का मतलब हो जाता है एक वर्ड हमारा एब्सेंट। एब्सेंट मतलब नॉट प्रेजेंट। ओके, सिंपल, इट्स वेरी कॉमन वर्ड। तो राम इज एब्सेंट इन द मीटिंग टुडे। दूसरा हमारा वर्ड आ जाता है एबरेशन। एबरेशन मतलब होता है समथिंग दैट इज यूजुअल, अनएक्सपेक्टेड और डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज टिपिकली नॉर्मल। ये बिल्कुल एबनॉर्मल का सेंस दे रहा है। जैसा अभी हमने एबनॉर्मल पढ़ा ना, सेम वैसे ही एबरेशन होता है, कुछ ऐसा जो कि यूजुअल नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ज़्यादा लाइक टिपिकली नॉर्मल नहीं है, वो बियॉन्ड द नॉर्मल चीज़ें। तो एग्जाम्पल देखो। द सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर इन द मिडल ऑफ द समर वॉज एन एबरेशन अनलाइक एनीथिंग द टाउन हैड एक्सपीरियंस बिफोर। तो जो सडन ड्रॉप हुआ इन द मिडल ऑफ द समर, जो टेम्परेचर में सडन ड्रॉप हुआ समर में, वॉज एन एबरेशन, वो एक नॉर्मल नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कुछ ऐसा था ना, अनलाइक एनीथिंग द टाउन हैड एक्सपीरियंस बिफोर, ऐसा कभी भी टाउन ने पहले एक्सपीरियंस नहीं करा था। ठीक है। तो दिस इज नॉट नॉर्मल। लेट्स कम टू थर्ड। थर्ड इज एपी। एपी का मतलब हो जाता है बीज से। तो हमारा एपियरी। एपियरी मतलब एन एपियरी इज अ प्लेस वेयर beehives आर kept टिपिकली फॉर हनी प्रोडक्शन और हेल्प विद पॉलिनेशन। ऐसा जगह जहाँ पे beehives रखा जाता है, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, उनको रखा जाता है। ये बेसिकली फॉर दी हनी प्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन के लिए किया जाता है, कि हनी प्रोडक्शन कराने के लिए और पोलिनेशन कराने के लिए बी हाइव्स को रखा जाता है। उस जगह को एपियरी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो। ड्यूरिंग आवर हाइक वी स्टॉप्ड बाय अ लोकल एपियरी वेयर द बी कीपर शोड अस हाउ हनी इज हार्वेस्टेड। तो हमारे हाइक के दौरान हम लोग एक लोकल अपियरी पे रुक गए थे, जहाँ पे बी कीपर ने हमें ये दिखाया कि हनी कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर, ये इसका हिंदी मीनिंग अगर आप जानो तो बेसिकली मधुमक्खी पालन करना। मधुमक्खी का जो पालन करते हैं ना, उसको एपीकल्चर कहा जाता है। तो इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड मैनेजिंग बीज। जब हम मधुमक्खी पालते हैं, उसको रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं फॉर द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ हनी प्रोडक्शन और क्रॉप पॉलिनेशन, तो ये एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है। Example, after learning about the decline in the bee product population, she decided to start practicing apiculture. तो ये पढ़ने के बाद जब उसको ये पता चला, जब उसने ऐसा पढ़ा कि बी के पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, तो उसने स्टार्ट करा, उसने डिसाइड करा कि वो एपिकल्चर प्रैक्टिस करेगी, मतलब मधुमक्खियों की खेती करेगी, मतलब मधुमक्खियों का बेसिकली पालन करेगी। ओके। नाउ फोर्थ वन इज ड्यूरा। ड्यूरा मीन्स होता है लॉन्ग लास्टिंग, समथिंग विच इज जो बहुत लंबे समय तक चले, ड्यूरेबल रहे। ओके। तो अभी आ जाओ। हमारा पहला वर्ड है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ समथिंग दैट टू लास्ट लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग, वियरिंग आउट और गेटिंग डैमेज। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ही होता है कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय तक चलती है बिना टूटे फूटे कटे फटे। हम कहते हैं ना, किसी से जब प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं कि वो कितने लंबे समय तक चल सकता है, नहीं चल सकता है। ठीक है।
Take an example. The durability of the leather boots was evident after years of daily use. They still looked brand new. तो जो जो लेदर बूट्स है उसकी ड्यूरेबिलिटी साफ साफ दिखती है क्योंकि ईयर्स ऑफ यूज करने के बाद भी वो अभी भी ऐसा बिल्कुल नए जैसे दिखता है, ठीक है। एंड्योर का भी सेम देखो, विथ स्टैंड और सर्वाइव समथिंग डिफिकल्ट, पेनफुल और चैलेंजिंग ऑफन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन ऑल्सो रेफर टू लास्टिंग कंटिन्यू डिस्पाइट हार्डशिप। इंडोर का मतलब होता है किसी चीज पे खड़े रहना, सरवाइव करना, बने रहना, इवन दो अगर कोई चीज बहुत डिफिकल्ट है, पेनफुल है, बहुत चैलेंजिंग है, बट स्टिल आप बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक उस चीज में खड़े हुए हो, उस चीज को सरवाइव कर ले रहे हो, उसके हार्डशिप के होने के बावजूद भी, तो दैट इज इंडोर बोलते हैं। तो फिफ्थ वर्ड गैम एंड गैमी। गैम एंड गैमी का मतलब हो जाता है मैरिज से एंड यूनियन से। यूनियन का मतलब हो जाता है मिलने का क्रिया, मतलब मिलना, मिलन, मिलना, ये सारी चीजें। एंड तो मैरिज से भी मैरिज और यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है गैम एंड गैमी। ओके, तो पहला वर्ड है हमारा मोनोगैमी। मोनोगैमी होता है द प्रैक्टिस ऑफ और स्टेट ऑफ हैविंग अ सिंगल पार्टनर ड्यूरिंग अ रिलेशनशिप और मैरिज, टिपिकली वन एट अ टाइम। तो मोनो मतलब ही होता है वन। तो ड्यूरिंग द रिलेशनशिप और ड्यूरिंग द मैरिज जब आप एक ही पार्टनर के साथ होते हो तो दैट इज मोनोगैमी। ओके, तो पॉलीगैमी क्या हो जाता है? पॉलीगैमी इज द प्रैक्टिस ऑफ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम। इट कैन बी पॉलीगैमी। तो क्या हो जाता है ना, पॉलीगैमी बेसिकली होता है कि जब आप एक ही टाइम पे एक ही मैरिज में या फिर एक ही रिलेशनशिप में अपने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो, तो दैट इज पॉलीगैमी। ओके, तो इट कैन बी पॉली तो इट कैन बी पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी उस टाइम को सिचुएशन को बोलते हैं व्हेन वन मैन एंड मल्टीपल वुमेन, एंड पॉलीएंड्री व्हेन वन वुमन एंड मल्टीपल मैन। ओके, सो दिस इज द टर्म। एंड एक एग्जाम्पल देख लीजिए मोनोगेमी का। तो मेनी कल्चर्स एम्फेसाइज मोनोगेमी वेयर इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव वन रोमांटिक पार्टनर एट अ टाइम। ठीक है, तो मोनोगेमी होता है जब आप एक रिलेशनशिप या फिर एक शादी में एट अ वन टाइम आप एक ही पार्टनर के साथ होते हो। ओके, कम टू सिक्स्थ, काइन। काइन का मतलब हो जाता है मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा भी है फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वही होती है, मोशन, मोशन से रिलेटेड होती है ना। तो काइन का मतलब भी हो जाता है मोशन। तो पहला वर्ड है हमारा काइनेमैटिक, दूसरा वर्ड है काइनेटिक्स, दोनों का मतलब मोशन से रिलेटेड है। तो पहला देखो, द स्टडी ऑफ मोशन पर्टिकुलरली इन फिजिक्स विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस दैट कॉज द मोशन। काइनेमैटिक वही एक सब्जेक्ट हुआ, द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें कि हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, बट बिना उसके मोशन के कॉजेस को स्टडी किए हुए, तो वो काइनेमैटिक कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, द इंजीनियर स्टडीड द काइनेमैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रोबोट्स आर्म टू एंश्योर स्मूथ एंड प्रिसाइज मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल। काइनेटिक्स क्या हो गया? द स्टडी ऑफ मोशन एंड द फोर्सेस इन्वॉल्व। देखो बेसिकली इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस सेंस समझना है इतना कि जहाँ पे भी काइन वर्ड रिलेटेड होता है तो वो मोशन से रिलेटेड होता है। तो ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हियर इट इज टॉकिंग अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू मोशन। एग्जाम्पल देखो, researchers in the field of kinetics examine how different factors like pressure and concentration impact the speed at which a reaction occurs. तो in the field of kinetics मतलब कि motion, study of motion। सेवेंथ वर्ड इज लेट्री। लेट्री मतलब हो जाता है, देखो लेट्री मतलब हो जाता है वर्शिप करना, ठीक है, पूजा करना। तो पहला वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलेट्री एंड दूसरा वर्ड है इकोनोलेट्री। एंथ्रोपोलेट्री, अब देखो एंथ्रो भी यहाँ पे ना एक रूट वर्ड है। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड लेट्री मतलब क्या हो जाता है? वर्शिप करना। तो एंथ्रोपोलेट्री हो जाता है वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब आप किसी इंसान को भगवान की तरह पूजते हैं ना, तो उसको एंथ्रोपोलेट्री बोला जाता है। The ancient civilization practiced anthropolatry, believing their rulers were divine beings worthy of worship। तो ancient civilization ने क्या करा है? वो anthropolatry practice करा है। वो अपने जो उनके जो rulers होते थे ना, वो उनको इतना वर्दी मानते थे कि वो उनको भगवान की तरह पूजते थे। ठीक है, इग्नो इग्नोलैट्री क्या होता है? तो इकोनोलैट्री होता है वर्शिप ऑफ आइकन्स एंड इमेजेस। जब हम किसी इमेज की या फिर किसी आइकन की पूजा करते हैं ना, तो उनको इकोनोलैट्री बोला जाता है। जैसे कि अभी भी तो हम लोग यही करते हैं ना, हम लोग एक एक लाइक लाइक एक इमेज की ही तो पूजा करते हैं। तो
Some religious group criticized the practice of iconology, arguing that it distracted from the true spiritual worship of the divine. ठीक है, तो एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको दोनों का मतलब बहुत क्लियर होगा अच्छे से। दीज आर, देखो जो भी यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिए ना वो सारे PYQ वर्ड है, तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। मैंने कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं चीजें नहीं ली हैं। जो भी SSC पूछता है, जो भी SSC का PYQ है, वो सब मैंने लिया है यहाँ पे। और जो भी जितने भी चीजें कवर हो रही है वो सारी ब्लैक बुक से कवर हो रही है। तो एक एक वर्ड ब्लैक बुक का ही है। तो अगर आपने अभी तक नहीं कवर किया है, सो दिस सीरीज विल गोना बी लाइक वेरी बेस्ट फॉर यू टू कवर ऑल दी ब्लैक बुक वोकैबुलरी। ओके, चलो आ जाओ। तो हम लोग 8 पर आते हैं। 8 हमारा है प्युग्न। प्युग्न होता है, इसका सेंस जाता है फाइट से। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा प्यूगनेशियस। प्यूगनेशियस होता है समवन हु इज ईगर टू आर्ग्यू और फाइट, ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ कम्बैटिव और एग्रेसिव नेचर। तो प्यूगनेशियस वो नेचर होता है किसी इंसान का जो बहुत झगड़ालू होता है, जो हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहता है, दैट इज प्यूगनेशियस। एग्जाम्पल देखिए, his pugnacious attitude often led to arguments as he was already ready to pick a fight over the smallest disagreement। तो जो pugnacious attitude उसका जो है ना, वो हमेशा एक आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ करा देता है, क्योंकि वो हमेशा रेडी रहता है। इवन छोटे से छोटे डिसएग्रीमेंट पे भी ना वो ऐसा लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो ऐसे एटीट्यूड को ना प्यूगनेशियस एटीट्यूड बोला जाता है, जो हमेशा लड़ने को एकदम रेडी रहे। प्यूगनेंट, रिप्यूगनेंट मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल, ऑफेंसिव, अनएक्सेप्टेबल और ऑफन इवोकिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। कुछ ऐसा जो बहुत बेकार हो, डिस्टेस्टफुल हो, ऑफेंसिव हो, अनएक्सेप्टेबल हो, इवोकिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्टिंग, मतलब कि बहुत ही बेकार है। कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत अप्रिय हो, आपको अच्छा ना लग रहा हो, आपको ना देखने में अच्छा लग रहा हो, ना टेस्ट में अच्छा लग रहा हो, आपके लिए बहुत बेकार हो। समथिंग विच इज लाइक वेरी, लाइक वेरी बैड, कुछ ऐसा जो बहुत बेकार हो, नापसंद हो, अप्रिय हो, तो वो हो जाता है रेप्यूगनेंट। एग्जाम्पल देखो, देखो अभी आप बोलो कि यहाँ पे रेप्यूगनेंट, यहाँ पे तो कोई फाइट का सेंस नहीं आया ना, तो यहाँ पे तो कोई फाइट का मतलब ही नहीं निकला। तो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, कि जब आप रूट वर्ड पढ़ रहे हो ना, तो रूट वर्ड में आप एग्जैक्ट मीनिंग निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग निकालोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये ना आपको एक सेंस देता है, रूट वर्ड आपको हेल्प करता है एक पर्टिकुलर पूरा सेंस जानने में, कि ये वर्ड आखिर बोलना क्या चाह रहा है। अभी देखो, आपको आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि ये झगड़े वाला बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कि ये कुछ नेगेटिव सेंस में दे रहा है। ठीक है, सो इस बात को मेक श्योर करना जब भी रूट वर्ड्स पढ़ना। तो the idea of harming animals for sport is repugnant to many people who believe in animals' right। तो जो idea of हार्मिंग एनिमल है, लाइक स्पोर्ट के दौरान जो एनिमल को मारा जाता है, ये जो बातें हैं, ये बहुत लोगों के लिए बहुत रेप्यूगनेंट है, मतलब बहुत बेकार है, बहुत लाइक लोग पसंद नहीं करते इस चीज़ को। ठीक है, जो एनिमल राइट के लिए बिलीव करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स कम टू नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड इज राइन एंड राइनो। राइन एंड राइनो का मतलब भी हो जाता है नोज, ये नोज का ही मतलब हो जाता है। तो पहला दो वर्ड है हमारे पास, राइनोसोरस। राइनोसोरस आपको सबको पता है एक जानवर होता है। तो इसका इसके इसको एक लाइक बहुत बड़ा सा हॉर्न होता है इसके पास ना यहाँ पे, इसलिए इसको राइनोसोरस बोला जाता है। तो राइनो का मतलब ही नोज से रिलेटेड होता है, नाक से रिलेटेड होता है। ठीक है, दूसरा हमारा वर्ड आ जाता है राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी होती है जब आप नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराते हो ना, तो उसको राइनोप्लास्टी बोला जाता है। तो राइनो से रिलेटेड हो गया, किससे, नोज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, चलो कम टू टेंथ वर्ड, साई। साई का मतलब होता है टू नो। SCI का मतलब हो जाता है टू नो, नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा कंसाइंस। कंसाइंस एंड दूसरा वर्ड है ना हमारा ओमनीसेंट। कंसाइंस का क्या मतलब हो गया, रेफर्स टू अ पर्सन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग विच गाइड्स देयर थॉट्स एंड एक्शंस। इट ऑफन वॉट मेक्स अस फील गिल्टी एंड प्राउड अबाउट बिहेवियर। देखो कंसाइंस क्या होता है ना, आपके जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है ना, उसको कंसाइंस बोला जाता है। जब भी आप कुछ कर रहे हो तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि कुछ अच्छा या कुछ बुरा, राइट। आपको कुछ अंदर से एक फीलिंग आती है कि आप एक अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, विच जिसके कारण से आपको हमेशा या तो गिल्ट होता है या तो उस चीज़ के लिए प्राउड होता है। तो वो जो अंदर की जो आत्मा, अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, वो आपकी कंसाइंस होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, आफ्टर लाइंग टू हिज फ्रेंड ही couldn't शेक द फीलिंग ऑफ गिल्ट इन हिज कंसाइंस नोइंग ही हैड डन समथिंग रॉन्ग। तो जब उसने अपने दोस्त से झूठ बोला तो उसको ये बात पता चल गया
लाइक वो अपने जो फीलिंग ऑफ गिल्ट है ना उसको नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने कुछ गलत किया है, ठीक है। अब यह जो सेकेंड वर्ड हमारा ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट यहाँ पे भी देखो SCI है, इसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू नॉलेज। तो ओमनीसिएंट हो गया वन हु नोज एवरीथिंग, वो ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता हो, हु इज वेरी नॉलेजेबल एंड उसको सब कुछ पता है। ऐसे ही रिलेटेड हमने एक और वर्ड पढ़ा था, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट पढ़ा था, जिसमें वैसा इंसान जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जो बहुत पावरफुल होता है, उसको ओमनीपोटेंट बोला जाता है। तो आज हम लोग ओमनीसेंट पढ़ रहे हैं। ओमनीसेंट का मतलब हो जाता है जिसको सारा नॉलेज होता है, सब कुछ पता होता है, ठीक है। Chalo. So we are at the end. Let's do the quiz on game of CGL Telegram channel, and do join the channel and do attempt the quizzes. Okay, it's very important. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।